अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 7 पार्ट 1। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंसेस हैं और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में क्या क्या इश्यूज आते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम इस कोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा था जावा बेसिक्स और दूसरा हिस्सा जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को। आपका जो पहला हिस्सा है जावा बेसिक्स का वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया था उसमें हमने लास्ट फंक्शंस को देखा था कि आप फंक्शंस किस तरह बना सकते हो और जो लास्ट टॉपिक था वो फंक्शन ओवरलोड का था। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग इश्यूज। अगर आप स्ट्रक्चरल मतलब सी में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं या इवन के सी प्लस प्लस में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं सुपर मार्ट की। आपके पास एक मैंने पिक्चर दे दी है, जस्ट आप इमेजिन करें कि आप किसी एक सुपर मार्ट में आए हैं और आपको हर बार जो है फ्रंट ड्रॉर पे जो है एक चीज़ मिलती है जो आप परचेज करते हैं आइटम। अगर वो उठा के किसी और जगह पे रख दी जाए तो क्या आप उसको सर्च कर सकेंगे जल्दी? आपका क्या आंसर होगा? आपका एक सुपर मार्ट है बहुत बड़े लेवल का, हो सकता है उसके 3 फ्लोर्स हों 4 फ्लोर्स हों। आपके पास जो आप जो आइटम परचेज करते हैं वो फ्लोर 1 रैक 1 में होता है। उसको चेंज एकदम कर दें, मतलब पिछले 5-6 साल से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, एकदम उसको चेंज कर दिया जाए और उसको फ्लोर 2 पे ले जाएं और रैक नंबर 10 में ले जाएं, तो क्या वो आप उसको सर्च कर सकते हैं इजीली? ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या होगा? नो, आप नहीं कर सकते इतने जल्दी, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो सेम केस है आपका स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और वो प्रोग्राम वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा होता जाता है, उसमें लाइन ऑफ कोड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करती है तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं अगर आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मेथडोलॉजी। अच्छा, आप एक्सपोज करें कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर था सुपरमार्ट के लिए जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स थे। परचेज आपके पास आती है, परचेज रिटर्न्स होती हैं, सेल है, सेल्स रिटर्न है। आपके पास चीज़ें आप उधार पे ख़रीदते हैं, आप चीज़ें उधार पे दे रहे होते हैं, आप डिफरेंट एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, सैलरीज दे रहे होते हैं, फाइनेंस को मैटर कर टैकल कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो रिलेट कर रहे होते हैं सुपर मार्ट से। अब आपने इतने ज़्यादा मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं तो हर मॉड्यूल में लाइन ऑफ कोड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हम इनमें से एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ था टेक्स्ट परसेंटेज के नाम से। ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक वेरिएबल बनाया था ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स के एक हर जगह पे उसका एक्सेस था। उसका नाम आपने रखा था टेक्स्ट परसेंटेज, इंटीजर टाइप था। फंक्शन 1 यूज़ कर रहा था, फंक्शन 2 यूज़ कर रहा है और बहुत सारे फंक्शंस आपके यूज़ कर रहे होंगे, कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपको किसी वजह से कह दिया जाए कि टेक्स्ट परसेंट को चेंज करना है इंटीजर की जगह फ्लोट में, मतलब आपके टेक्स्ट जो आ रहे हैं परसेंटेज वो पॉइंट्स में भी आ रहे हैं, तो आपको उसको फ्लोट में चेंज करना पड़ गया, तो क्या होगा? आप कितने सारे मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट परसेंटेज यूज़ हो रहा है, आपको वो डिटेक्ट करना मुश्किल होता जाएगा क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कोड्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ें सर्च करना मुश्किल होती जाएंगी। एक मसला आपके पास। सेकंड नंबर पे एक और आपके पास जो मसला आ सकता है, एक एग्जांपल में, इस एग्जांपल में आपको बताया गया है कि आपके पास एक वेरिएबल है टेक्स, ठीक है, टेक्स का लिए वेरिएबल है, मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मसला है कि टेक्स के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज मॉड्यूल की बात करूं तो जीएसटी आपका लगता है डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट टाइप का। सर्जिकल आइटम्स रखे हुए हैं तो उसके ऊपर जीएसटी अलग लगेगा। आपने होम अप्लाइंसेस रखी हुई हैं तो उसके ऊपर जीएसटी अलग लगेगा। तो जीएसटी की परसेंटेज बदलती जाती है। तो हमें ये डिटेक्ट करना है कि आपके पास ये जो टेक्स्ट वेरिएबल है ये परचेज मॉड्यूल के कौन से आइटम कैटेगरी के लिए है, ये करना डिटेक्ट करना मुश्किल होता जाएगा जब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता जाएगा। इसी तरह सेल्स में जीएसटी अप्लाई होता है, टैक्स अप्लाई होता है।
ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो सैलरीज के ऊपर टैक्स लगता है, उसमें डिफरेंट स्लैब्स होते हैं आपके पास। तो देखिए एक टैक्स है लेकिन हर मॉड्यूल में उसका काम डिफरेंट आ रहा है। तो अब आपने एक ही जगह पे सारे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं ग्लोबल टाइप के, तो आपको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वेरिएबल किस मॉड्यूल के लिए बनाया गया है, परचेज के लिए, सेल्स के लिए, या HRM, या इसके अलावा डिफरेंट मॉड्यूल्स में भी टैक्स आपका यूज़ हो सकता है। इशू नंबर 1 काफ़ी बड़ा इशू है ये, अगर आप स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग कर रहे हो। अगर इशू नंबर 2 की हम बात करें, जो एक मेन इशू है, वो ये है कि आप रियल वर्ल्ड मॉडलिंग जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में नहीं कर रहे होते। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग से क्या मुराद, मॉडलिंग से क्या मुराद है कि आप जो है ना स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में आप सारा कुछ जो है ना इकट्ठा रख देते हैं। मतलब डाटा टाइप्स को और फंक्शंस को आप इकट्ठा रख देते हैं, उसमें कोई, आप कह लें कि आपने कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई होती कि आपका ये फ़लाँ जो है वेरिएबल और फ़लाँ फंक्शन इस काम के लिए यूज़ होना है, इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होना है, इस ग्रुप के लिए यूज़ होना है, वो चीज़ें आपने नहीं की होती। जस्ट आप एक लोकेशन बनाते हो, उसमें सारे वेरिएबल्स डाल देते हो, एक जगह आप बनाते हो, वहाँ पे सारे फंक्शंस आप लिख देते हो। तो उसमें भी आपके पास प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट एक्सपैंड होता जाता है। फॉर एग्जांपल, हम बहुत छोटी सी एग्जांपल लेते हैं अभी, कि आप लोगों ने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, उनमें से हम कहते हैं कि टैक्स है, प्राइस है, नंबर ऑफ डोर्स है, फ्यूल टाइप है। आपने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि ये जो वेरिएबल्स और बहुत सारे और भी वेरिएबल्स है एक ही जगह पे आपने लिख दिए। अब आपके लिए ये जज करना आसान नहीं है कि कौन सा वेरिएबल किस ग्रुप के साथ एसोसिएट हो रहा है। लाइक टेक्स्ट जो है वो कौन से ग्रुप के साथ एसोसिएट हो रहा है, प्राइस जो लिखी हुई है आपने वो कौन से ग्रुप के लिए आपने लिखी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ग्रुप्स थे एग्जांपल के तौर पे, कार, पर्सन और आर्टिफैक्ट्स। तो अब आपने ये डिसाइड करना कि कार के लिए कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, पर्सन के लिए, आर्टिफैक्ट्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल कार के लिए अगर मैं बात करूं तो कार में एक फ्यूल टाइप होती है, ये तो कंफर्म है कि जो पर्सन और आर्टिफैक्ट में नहीं होगी, ठीक है। तो कार में फ्यूल टाइप हो गई। अब क्या टैक्स और क्या प्राइस कार के लिए है, हो तो सकती है, आप कार खरीदते हैं उस पर टैक्स भी लगता है, कार खरीदते हैं तो प्राइस भी उसकी होती है। तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि जो आपका टैक्स और प्राइस है, क्या ये कार के लिए रखी गई थी, क्या ये वेरिएबल इसके लिए बनाया गया था। ऑफ कोर्स आपको एक जगह पे वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, ये आपको डिसाइड करना मुश्किल है। पर्सन की अगर हम बात करें, पर्सन की सैलरी के ऊपर टैक्स होता है, तो हमने कहा कि पर्सन में हैव टैक्स, पर्सन के लिए बाकी चीज़ें नॉट वैलिड है, तो यहाँ पे हम कंफर्म हो गए कि जी ये जो वेरिएबल है ना टैक्स, ये तो पर्सन के लिए यूज़ होगा। इसके बाद आर्टिफैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, आर्टिफैक्ट्स हैंडमेड या ह्यूमन मेड थिंग्स को आप बोलते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डोर्स बिल्कुल हो सकते हैं कि आपने कोई डोर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो आर्टिफैक्ट्स में आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो वो उस डोर के कोई प्राइस हो सकती है, अगर प्राइस है तो टैक्स भी हो सकता है। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई कि फ्यूल में भी टैक्स प्राइस आ रही है, पर्सन में भी टैक्स आ रहा है, आर्टिफैक्ट्स में भी टैक्स और प्राइस आ रही है। तो अब ये जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं, तो ये वेरिएबल्स किन के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि कार के लिए और टैक्स होगा, आर्टिफैक्ट्स के लिए और टैक्स होगा, सैलरी के ऊपर और टैक्स लगेगा। अगेन तो ये नुकसान होता है कि अगर आप जो है ना अपना डाटा, वेरिएबल्स और फंक्शंस को अरेंज इस फॉर्म में करें कि वो इकट्ठे पड़े हुए हों, जैसे कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में होता है कि आप एक जगह पे फंक्शंस लिखना शुरू कर देते हैं और एक ही जगह पे आप लोग सारे वेरिएबल्स बना देते हैं। इस तरह की आप ग्रुपिंग नहीं कर रहे होते कि अगर ये प्राइस है तो ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ कार के लिए यूज़ हो, ये टैक्स अमाउंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए एक्सेसिबल हो, पर्सन इसको यूज़ कर सके। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते, इसमें जस्ट सारा कुछ ओपन पड़ा हुआ होता है, ग्लोबली काम हो रहा होता है। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉब्लम आती है। तो इससे बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं है। आप बोलेंगे C++, लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ अ टेक्निक और मेथडोलॉजी। ये एक टेक्निक होती है या मेथडोलॉजी होती है। कोई भी लैंग्वेज, अगर कुछ की पॉइंट्स आपको गिवन है, 7 की पॉइंट्स, अगर ये की पॉइंट्स को फुलफिल कर दे कोई भी लैंग्वेज, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर आप इन सब करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करें तो आप ये कहेंगे कि मैंने जो प्रोग्रामिंग की है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी के ऊपर प्रोग्रामिंग की है। तो अगेन बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक और methodology having some key characteristics
आपको जहाँ जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगे आप इनको इम्प्लीमेंट लाजमी करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ की है। ये जो 7 पॉइंट्स हैं आपको मैं जस्ट इनके नाम अभी बता देता हूँ। क्लास, हम इसको डिटेल में देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स, डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या ऑपरेटर ओवरलोडिंग या रीयूजेबिलिटी। ये वो 7 पॉइंट्स हैं जिनको आगे हमने इन डिटेल वन बाय वन स्टडी करना होगा। अगर आपके पास किसी लैंग्वेज में ये 7 करेक्टरिस्टिक्स आप यूज़ कर सकती हैं और प्रोग्रामिंग आपको ऐसी टेक्निक्स देती हैं, तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको ये 7 करेक्टरिस्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। कहीं पे आप अगर इनको स्किप करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को वायलेट कर रहे हैं। तो इन 7 पॉइंट्स को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। इनको स्टडी करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो हम सी लैंग्वेज ख़ासतौर पे हम पढ़ते हैं, वो आपके पास, या सी प्लस प्लस सिंपल लैंग्वेज जो हम पढ़े होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग होती है। और उसमें हमारा मेन फोकस जो होता है वो क्या होता है, आपके जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है उनको आप फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते थे। तो आप कहते थे कि हमने फंक्शन बना दिया और आपका प्रोग्राम रीयूजेबल हो गया, और बड़ा प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया। बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सोल्यूशंस बना लेते हैं, हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है वो कहती है कि फंक्शंस तो ठीक है, लेकिन आपने जो मेन फोकस करना है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, कि आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स और वेरिएबल्स को एक जगह पे इकट्ठा कर देना है, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे रिलेटेड वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक साथ कर देना है, ताकि वो एक दूसरे के लिए एक्सेसिबल ना हो सके। आपको क्लियर रहे कि आपका ये टेक्स्ट वेरिएबल है तो ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए है, जैसा कि हमने अभी पहले इसको डिसाइड कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वन बाय वन डिसाइड करेंगे, क्लासेस क्या होती हैं, और ऑब्जेक्ट्स प्लस रीयूजेबिलिटी तक हम वन बाय वन इसको डिसाइड कर देखेंगे कि आपके पास ये कैसे यूटिलाइज हो सकते हैं। थैंक यू।